लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे रिलेशनशिप विद पीयर, फ्रेंडशिप एंड जेंडर, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, competition and conflict, aggression and bullying from early childhood to adolescence। यानी कि जो यूनिट 5th आपकी चली हुई है उसका 4th पॉइंट, जिसमें फ्रेंडशिप जेंडर आपने कर लिया था, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन भी हमने कर लिया था। आज उससे नेक्स्ट वाला टॉपिक हम करेंगे कन्फ्लिक्ट वाला। ठीक है, कन्फ्लिक्ट से यहीं से स्टार्ट करना है ना आज हमें। चलिए, कन्फ्लिक्ट से ही स्टार्ट करना है ना। देखो भाई, व्हाट डू यू मीन बाय कन्फ्लिक्ट एंड द बेसिक कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट। ठीक है, दबंधों से आपका क्या अभिप्राय है और इसके मूल कारणों का वर्णन कीजिए। पेज नंबर 84 पे है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट क्या होता है आजकल हम देखा जाए तो जो हमारी साइकोलॉजी है उसमें दो वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, कन्फ्लिक्ट का और टेंशन का। ठीक है, अगर हम इन दोनों वर्ड का साथ साथ और कभी एक दूसरे के उसमें इंटरचेंजेबल भी हम इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इन शब्दों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। टेंशन पहले उत्पन्न होती है और कन्फ्लिक्ट बाद में शुरू होता है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो कन्फ्लिक्ट टेंशन का ही क्या होता है, रिजल्ट होता है। टेंशन एक क्या है, रेस्टलेसनेस होती है, बेचैनी होती है, एक चिंता होती है। लेकिन कन्फ्लिक्ट क्या होता है, अग्रेशन और अटैक की अवस्था होती है। शाब्दिक या वर्बल, फिजिकल दोनों ही हो सकता है। इस प्रकार टेंशन व्यक्ति की सब्जेक्टिवली रूप से महसूस की गई है और कन्फ्लिक्ट क्या है, एक बिहेवियर होता है जिसका ऑब्जर्वेशन हम बाहरी रूप से कर सकते हैं। ठीक है, जब व्यक्तियों में दो समूह खुलेआम एक दूसरे को गाली देते हुए या शारीरिक रूप से दिखाई पड़ते हैं तो उसे कन्फ्लिक्ट का नाम दिया गया है। परंतु जब दोनों ही ग्रुप के सदस्य मन ही मन एक दूसरे के व्यवहार से चिंतित दिखाई पड़ते हैं तो इसको हम टेंशन बोलते हैं। ठीक है, बोरिंग और लैगफील्ड के अकॉर्डिंग कन्फ्लिक्ट वह सिचुएशन होती है जिसमें दो विरोधी प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं जिसमें एक साथ तृप्ति संभव नहीं है। वह अवस्था जिसमें विरोधी और समान शक्ति वाली प्रेरणाएं एक ही समय में कार्यरत होती। देखो बेटा, सिंपल से वर्ड में देखा जाए तो कन्फ्लिक्ट क्या होता है, मान लीजिए दो लोग हैं जब वो आपस में बात कर रहे हैं, जब उनकी एक ही विचार को लेकर सहमति नहीं बनती है तो वहां पर क्या पैदा होता है, कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। यानी कि जब दो लोगों का आपसी विचारधारा मेल नहीं खाते हैं तो वे एक ही बात को लेकर जब एक दूसरे की राय से सहमत नहीं है तो वहां पर जो सिचुएशन पैदा होती है उसको क्या बोलते हैं, हम कन्फ्लिक्ट बोलते हैं या दबंधव बोलते हैं, संघर्ष बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा बोलते हैं। ठीक है, हम साइकोलॉजी में ये मानते हैं कि टेंशन और जो हमारा कन्फ्लिक्ट है दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये इंटरचेंजेबल है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट क्या है, हमारी टेंशन का ही क्या होता है, परिणाम होता है। कन्फ्लिक्ट क्या है, हमें दिखाई पड़ता है, ये हमारे बिहेवियर में होता है, अग्रेशन को शो करता है। दो लोग व्यक्ति जब झगड़ा कर रहे हैं तो वो क्या है, कन्फ्लिक्ट है। और जब उस झगड़े के बाद जब आपस में दो लोग क्या है, टेंशन में दिखाई देते हैं तो वो क्या है, आपकी टेंशन दिखाई। जब वो क्या है, थोड़े से बेचैन दिखाई देते हैं तो उस सिचुएशन को टेंशन का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये होता है आपका कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट से क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होती है हमारे अंदर। ठीक है, व्यक्ति क्या है, कभी तो क्या है एक फोर्स से संबंधित चुनता है, कभी क्या है वह दूसरे व्यक्ति को चुनता है। अब क्या है, बेसिस ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट में क्या बताया गया है भाई हमारा, कभी कभी वह किसी भी प्रेरणा से जुड़े किसी भी उत्तर को नहीं चुनता है। कन्फ्लिक्ट चेतन और अचेतन दोनों स्तरों पर हो सकता है, परंतु अधिकांश कन्फ्लिक्ट चेतन स्तर पर ही होते हैं। दबंधों में इच्छाएं, विश्वास, आदर्श, महत्वाकांक्षा कुछ भी शामिल हो सकते हैं। ये सारी चीजों को छोड़ो, मेन क्या है, कन्फ्लिक्ट का मीनिंग आपको देखना है। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब दो लोगों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं और वहां पर क्या है, उनकी लड़ाई झगड़े वाली जो
सिचुएशन आ जाती है उसी को हम कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारी एक बिहेवियरल टर्म होती है, हमारे व्यवहार में दिखाई देता है हमारा कन्फ्लिक्ट, जिसमें हम क्या है खुलेआम या तो हम एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देते हैं या लड़ाई झगड़ा मार पिटाई शुरू कर देते हैं, उसी को क्या है कन्फ्लिक्ट का नाम दिया गया है। बेसिस ऑफ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट के क्या कारण है, आपके बीच में संघर्ष उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है इनबैलेंस बिटवीन बेसिक इंस्टिंक्ट, ठीक है, मूल प्रवृत्तियों में जब असंतुलन होता है। दूसरा फैमिली के कारण, तीसरा सेक्स डिजायर के कारण, फोर्थ है आपका इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज के कारण, फिफ्थ है आपका पर्सनल फेलियर के कारण, और सिक्स्थ है आपका एक्सपेंशन ऑफ कल्चर, संस्कृति का फैलाव। तो वन बाय वन देखते हैं भाई, हमारे बीच में जो द्वंद्व है, झगड़ा है या कन्फ्लिक्ट होने का बेसिक कारण क्या है। सबसे पहले तो जब हम बैलेंस नहीं कर पाते हमारी बेसिक ट्रेंड्स को, ठीक है, बेसिक प्रवृत्तियों को, जैसे लव एरोज, ठीक है, ये मूल प्रवृत्ति व्यक्ति की रचनात्मक क्रियाओं का आधार होती है। डेथ और हेट, जो व्यक्तियों में विध्वंसक क्रियाएं होती है, देखो भाई, एक तो होती है हमारी जब बैलेंस नहीं कर पाते हम किसको, इनबैलेंस बिटवीन बेसिक एरोज या इंस्टिंक्ट, ठीक है, जब हम इनमें, एक तो होती है हमारी जीवन मूल प्रवृत्तियां, ठीक है, लव एरोज, दूसरी है हमारी डेथ और हेट एरोज, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, लव एरोज में तो ये बताया गया है कि इसमें कन्फ्लिक्ट पैदा होने का भी ये एक कारण है हमारा, जैसे रचनात्मक क्रियाओं का आधार होती है, ये मूल प्रवृत्ति व्यक्ति की रचनात्मक क्रियाओं का आधार होती है। लव एरोज कब उत्पन्न होता है, मान लीजिए जब क्या होता है, एक व्यक्ति तो क्या है लव की सिचुएशन में होता, दूसरा नहीं होता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, ठीक है। दूसरा है डेथ और हेट, इनको हम क्या बोलते हैं, विध्वंसकारी एक्टिविटी बोलते हैं। ये एक दूसरे के विपरीत होती है। इसमें जब हम किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा हेट करते हैं, नफरत करते हैं, तब भी क्या होता है, कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, ठीक है। दूसरा कारण बताया है हमारी फैमिली, एक कारण हमारा परिवार भी है हमारे कन्फ्लिक्ट को पैदा करने में, क्योंकि एक फैमिली में डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर के लोग शामिल होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक ही उसके ऊपर क्या है, एक ही बात के ऊपर कायम रहे, ठीक है। तो उसमें एक परिवार में क्या है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, तीन तरह के व्यक्ति वहां पर रह रहे हैं, ठीक है। तो वे एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर उनको किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और वहां पर तीनों के विचार एक जैसे नहीं मिल पाते हैं, तो वहां पर क्या है, कन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं वो लोग। तीसरा है सेक्स डिजायर, ठीक है, ये भी क्या है, हमारे कन्फ्लिक्ट का एक कारण होती है, जिसमें व्यक्ति की क्या होती है, काम इच्छा पैदा होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब वे डिफरेंट उस जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और जब उनमें आपस में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, यानी कि जो उनकी सेक्स डिजायर है एक के अंदर है, एक के अंदर नहीं है, तो वहां पर क्या है, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। आगे है इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, जब आपके सामने बहुत ज्यादा पैसे की तंगी हो रही होती है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, ठीक है। क्योंकि लड़ाई झगड़े, मान लीजिए घर में अगर एक ही बंदा कमाने वाला है, अगर उसकी मान लीजिए जॉब चली जाती है, तो थोड़े दिन के लिए तो घर में शांति रहेगी, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या है, घर में झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपकी पर्सनल फेलियर, पर्सनल फेलियर भी क्या है हमारा, हमारे अंदर क्या है, इनफेरिटी फीलिंग, हीन भावना पैदा करता है, और यही हीन भावना एक व्यक्ति के लिए क्या बन जाती है, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन जाती है। जब मैं क्या है, एक व्यक्ति खुद ही किसी चीज को नहीं कर पाता तो उसके अंदर हीन भावना आ जाती है, वो क्या है, चिड़चिड़ा रहने लग जाता है, अग्रेसिव होने लग जाता है, ठीक है। और जब दूसरों से वह बात करता है तो क्या है, वहां पर कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। आगे है एक्सपेंशन ऑफ कल्चर, हमारी संस्कृति का फैलाव भी क्या है, हमारे कन्फ्लिक्ट का कारण है। क्या कारण है भाई हमारे कन्फ्लिक्ट का, कैसे है, जब एक कल्चर के कुछ लोग अपने कल्चर के अनुसार चलते हैं और अन्य व्यक्ति दूसरे कल्चर को पसंद करते हैं, तो दूसरे कल्चर का पहले कल्चरल वाले व्यक्ति के साथ क्या है, क्या बना रहता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि और ये आप क्या है, जब वोट की राजनीति में आप देखते हो, जब भी वोटिंग हो रही होती है, आपस में क्या है, धर्म के नाम पर लोगों को आपस में उनके बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण क्या है, कन्फ्लिक्ट यानी कि दवंदव, लड़ाई झगड़ा पैदा होता है, ठीक है, समझ में आ गया।
ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखते हैं हम। अग्रेशन क्या होता है? आक्रामकता से क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाय अग्रेशन? ठीक है। टाइप ऑफ अग्रेशन एंड किन किन कारकों से ये होता है, ये सारा चीजें अब हम यहाँ पे बताएंगे। टाइप ऑफ अग्रेशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ अग्रेशन। ठीक है, अग्रेशन को लाने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले बात आती है अग्रेशन की। अग्रेशन क्या होता है? हमारा एक बिहेवियर होता है, ठीक है, हमारे इमोशंस होते हैं, ठीक है। ये कब पैदा होते हैं हमारे अंदर? द्वारा विभेद समय को से कर लेना, एक प्रकार का व्यवहार होता है, न कि एक समय आवश्यकता तथा अनुप्रेरणा द्वारा डिस्क्रिमिनेशन समय से कर लेना चाहिए। इसके साथ हो भी सकता अथवा नहीं भी, जैसे क्रोध मोटिव का इसमें समावेश होता है, कष्ट या दर्द देने की इच्छा अथवा नकारात्मक। देखो भाई, जो हमारा अग्रेसिव होता है, अग्रेशन होता है, एक टाइप का हमारा बिहेवियर होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या है, हानि पहुंचाना चाहता है, चोट पहुंचाना चाहता है। ठीक है, तो वह प्राणी इस प्रकार के बिहेवियर को जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रखा होता है, वो दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है, तो वो क्या है? अग्रेशन। ये क्या होती है? बहुत ज्यादा गुस्से की हमारी क्या होती है? सिचुएशन होती है। इसमें एक व्यक्ति को क्या है? बहुत ज्यादा क्रोध इसमें आ जाता है। ठीक है, इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे कई बार तो शारीरिक चोट भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, दूसरों के ऊपर क्या है? हथियारों से चोट करना। मौखिक भी हो सकता है, जैसे गाली देना। ठीक है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। किसी से प्रेम करने वाले पर सीधा हमला कर देना या किसी अन्य प्रकार से हानि पहुंचाना। ये एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से हो सकता है। किसी को सीधे हानि ना पहुंचा के उसको क्या है, किसी और तरीके से हमला किए बिना, जैसे किसी को पुरस्कार से वंचित कर देना। ठीक है, तो अग्रेसिव क्या है? एक प्रकार का हमारा बिहेवियर होता है जो हम किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए या नीचा दिखाने के लिए जो कर के उद्देश्य से करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारा अग्रेशन कहलाता है, आक्रामकता कहलाती है। ठीक है, ये हमारा क्या है? शारीरिक तौर पे भी हो सकता है और हमारा मौखिक तौर पे भी हो सकता है। मौखिक पे कैसे, ओरल कैसे हो सकता है? हम दूसरे बंदे को गलत बोलते हैं, ठीक है, उल्टा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ये ठीक है। और एक होता है शारीरिक, जिसमें हम क्या है? दूसरे के ऊपर लात गुस्से ऐसे जब काम करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से होता है। एक्टिव में क्या है? हम सीधा वार करते हैं, और पैसिव में क्या है? हम किसी और के थ्रू क्या है? उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपका मीनिंग ऑफ अग्रेशन। अग्रेशन क्या होता है? अग्रेशन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं भाई? विशेषता, सबसे पहली विशेषता तो ये क्या है कि ये दूसरे को हानि पहुंचाने की नीयत से किया जाता है, बिल्कुल सही। दूसरा क्या बताया गया है इसमें? ये हमारा बाहरी व्यवहार होता है, यानी कि अग्रेशन हमें दिखाई देता है। ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड होता है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है इसमें आक्रामकता का कुछ ना कुछ अंश अवश्य पाया जाता है, प्रेरणा की शक्ति में आक्रामकता। ठीक है भाई, सबसे पहले तो क्या बताया गया है? दूसरे को हानि पहुंचाने के उससे इंटेंशन से हम करते हैं, ये हमारा एक्सटर्नल बिहेवियर होता है। अग्रेशन हमें दिखाई देता है, नेगेटिव एटीट्यूड होता है। ठीक है, और जितने भी बिहेवियर हम देखते हैं उसमें अग्रेशन कुछ ना कुछ परसेंट हर एक व्यक्ति के बिहेवियर में होता है। कभी ना कभी उसको अग्रेशन यानी कि गुस्सा कभी ना कभी तो जरूर आता है। ठीक है, ये बता रखे हैं इसकी विशेषताएं। उसके बाद बताया है टाइप ऑफ अग्रेशन। अग्रेशन हमारे कई प्रकार के हैं भाई। फिजिकल अग्रेशन, जिसमें हम क्या करते हैं? शारीरिक बल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शारीरिक आक्रामक व्यवहार, एक दूसरे को थप्पड़ से मारते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दूसरे व्यक्ति को गुस्से मारना, दांतों से काटना, ये क्या है? फिजिकल अग्रेशन दिखाना है। वर्बल अग्रेशन क्या होता है? जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? वर्बल बिहेवियर शामिल होता है। ठीक है, जिससे कि हम क्या करते हैं? किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, उसके बारे में गलत बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद है डायरेक्ट अग्रेशन बिहेवियर। डायरेक्ट में क्या होता है, हम डायरेक्ट सीधे तौर पर उस व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं सामने से ही। इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट में क्या है, हम खुद उसको चोट ना पहुंचा के हम किसी के थ्रू उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक होता है एक्टिव अग्रेशन। एक्टिव में क्या है, हम सक्रिय होकर टारगेट को हानि पहुंचाने की कोशिश, इसमें हम एक्टिव रहते हैं और जिसको हम हानि पहुंचाना चाहते हैं उसको हम डायरेक्ट टारगेट करते हैं। एक होता है पैसिव अग्रेशन बिहेवियर। इसके अंतर्गत हम क्या है, पैसिव रहकर टारगेट को सामान्य कार्य प्रणाली में उसकी रुकावटें डालते हैं, ठीक है, उसके काम नहीं बनने देते। मान लीजिए कोई व्यक्ति को क्या है, प्रमोशन होने वाली है तो उसके प्रमोशन में बीच में रोड़े बनते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ 6 प्रकार का आपका अग्रेशन बताया है। फिजिकल अग्रेशन, वर्बल अग्रेशन, डायरेक्ट अग्रेशन, ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट अग्रेशन, एक्टिव अग्रेशन, पैसिव अग्रेशन, ठीक है। ये थे आपके टाइप ऑफ अग्रेशन। उसके बाद बात आती है डिटर्मिनेंट ऑफ अग्रेशन। आक्रामकता के निर्धारक, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण हमारे अंदर अग्रेशन की भावना आती है या फिर हमारे बिहेवियर में गुस्सा दिखाई देता है, ठीक है। अग्रेशन में क्या है, हमारे एक तो होते हैं पर्सनल फैक्टर, दूसरा है हमारी एज, तीसरा है सेक्स, चौथा है पर्सनैलिटी, फिफ्थ है आपकी हेरिडिटी एंड एग्रेशन। इसमें बताया गया भाई, इसमें आपके 2 तरह के बताए गए हैं। इसमें एक तो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एक है आपके पर्सनल फैक्टर। अग्रेशन 2 टाइप के फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। एक होते हैं हमारे पर्सनल फैक्टर, दूसरे होते हैं हमारे सिचुएशनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में आप पढ़ोगे इमोशनल, ठीक है, इमोशंस, हमारे इमोशंस, एज, सेक्स, पर्सनैलिटी, हेरिडिटी एंड अग्रेशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे फ्रस्ट्रेशन, इम्पैक्ट ऑफ ड्रग्स, कम्युनिकेशन मीडिया, वेपन्स, मॉडलिंग, अटैक, टेम्परेचर एंड नॉइस, ठीक है। ये वाले हैं कुछ सिचुएशनल फैक्टर। देखिए अब वन बाय वन हम इनको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारे अग्रेशन में, हमारे पर्सनल फैक्टर किस प्रकार हमें अग्रेसिव करने में भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इमोशंस की। इमोशन में सबसे पहला आता है एंगर, क्रोध, ठीक है। ये सबसे पहला कारक होता है हमारा अग्रेसिव होने का। सबसे पहले हमें गुस्सा आता है, ठीक है। गुस्से में स्ट्रॉन्ग फ्रस्ट्रेशन होती है, अग्रेसिव क्लू होते हैं, सेक्सुअल अराउजल होती है, जर्नल अराउजल होते हैं, अदर फैक्टर्स होते हैं। जैसे फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा कब आता है, फ्रस्ट्रेट कब होते हो, आप किसी चीज को पाने वाले थे और वो चीज आपको नहीं मिली तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है। यानी कि अपने गोल के बिल्कुल पास पहुंचकर आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन की भावना पैदा होती है। वही फ्रस्ट्रेशन क्या है, गुस्सा बनता है और गुस्से के बाद वही क्या है, आपका अग्रेशन बनता है, ठीक है। अग्रेसिव क्लू, इन्वायरमेंट में कुछ अग्रेसिव संकेत जो आपको, जैसे क्रोध से अधिक भड़काना, कुछ अग्रेसिव क्लू होते हैं। अग्रेसिव क्लू मतलब कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, बार बार मतलब आपको गुस्सा दिला के ही मानते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेक्सुअल अराउजल। सेक्सुअल अराउजल भी आक्रामकता में उच्च स्तरीय आक्रामकता में वृद्धि करता है, ठीक है। इसका आपने सेक्सुअल अराउजल का पिछले उसमें भी पढ़ा था। जनरल अराउजल में क्या है, अधिक शोर, यानी कि जनरल अराउजल में क्या है, मान लीजिए बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, ठीक है, आपके घर में ही कुछ बच्चे हैं आपस में बहुत तेज आवाज कर रहे हैं तो उसके कारण भी क्या होता है, आपको गुस्सा आता है, ठीक है। मेरे को ये बताओ यहाँ तक समझ में आने लग रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक है फिर तो चलिए। एज, एज के साथ साथ भी क्या होता है हमारे अंदर अग्रेशन में अंतर आने लगता है। आयु के बढ़ने के साथ साथ, जैसे छोटी आयु में तो क्या होता है, अग्रेसिव ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे आप ओल्ड एज होते जाते हैं आपका अग्रेशन कम होता जाता है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है सेक्स। इगले और स्टेफन के अनुसार फीमेल की अपेक्षा मेल ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सेक्स की बजाय जेंडर लिख सकते थे, ठीक है, जेंडर वर्ड यूज करना। जेंडर में क्या बताया गया है, फीमेल की बजाय मेल क्या होते हैं, ज्यादा अग्रेसिव होते हैं।
कुछ सिचुएशन में फीमेल क्या होती है, मेल की बजाय ज़्यादा अग्रेसिव होती है, जैसे बार बार उकसाहट, बार बार उकसाना, तो उसमें फीमेल ज़्यादा अग्रेसिव होती है। पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी भी क्या है, किसी की पर्सनैलिटी ज़्यादा अग्रेसिव हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। ये क्या हमारी सोशल अप्रोच के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो व्यक्ति ज़्यादा सोशलाइजेशन होता है, जिस व्यक्ति का ज़्यादा समाजीकरण होता है, ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत होती है पूरा, तो वो लोग क्या होते हैं, कम अग्रेसिव होते हैं। और जो क्या होते हैं, जिनका नेचर इंट्रोवर्ट बिहेवियर होता है, जो अकेले में रहते हैं, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अग्रेसिव बहुत जल्दी होते हैं। उसके बाद है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, हमारे वंशानुक्रम का भी हमारी आक्रामकता से संबंध पाया जाता है। जिन व्यक्तियों में एक से अधिक वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, वह व्यक्ति औसत व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, ठीक है। तो क्या है, हमारी हेरिडिटी के कारण भी अग्रेशन हमारे अंदर आता है, ठीक है। तो ये तो थे आपके पर्सनल फैक्टर, ठीक है। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो 5 पॉइंट इसके दे रखे, 7 पॉइंट उसके दे रखे, मिक्स करके 5-7 पॉइंट लिख देना कि आपके अग्रेशन में कौन कौन से फैक्टर आपके अग्रेशन का कारण बनते हैं। अब कुछ है सिचुएशनल फैक्टर। सिचुएशनल में आपका फ्रस्ट्रेशन आ गया, फ्रस्ट्रेशन में आ गया आपका, मान लीजिए आप सैड हो, बहुत उदास हो, फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन में आ गए, आप पहले ही सैड थे, पहले ही उदास से, ऊपर से आके किसी ने और मजाक कर दिया आपके साथ, तो क्या हो गया, आपको गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया था, अग्रेशन बन गया। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ ड्रग्स। अगर आप ड्रग लेने के आदी हो तो उसके कारण भी घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और क्या होता है, अग्रेसिव नेचर शुरू हो जाता है। कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है, इसमें क्या है, हम व्यक्ति संचार साधनों के माध्यम से भी आक्रामक व्यवहार देखता है, उसी के अनुसार वह बिहेवियर करने लगता है। और इससे क्या होती है, जो हमारी यंग जनरेशन है वो ज़्यादा प्रोत्साहित होती है। जैसे मूवी वगैरह में आप लोग देखते हो, ठीक है, तो उसमें आप हीरो बनने के चक्कर में खुद ही अग्रेसिव नेचर के हो जाते हो। वेपन्स, हथियार भी क्या है, व्यक्ति में जब हथियार को देख लेता है उसका आक्रामक व्यवहार बढ़ जाता है और हथियारों की मौजूदगी आक्रामकता को उकसाती है। वेपन्स के कारण भी क्या है, व्यक्ति के अंदर अग्रेसिव भावना आती है। जिसके पास वेपन्स है, मान लीजिए दो व्यक्ति आपस में अगर उनकी नहीं बन रही है, धीरे धीरे उनकी लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो एकदम से हथियार निकाल लेगा, ठीक है। तो एकदम से क्या है, अग्रेशन आता है उसके अंदर। उसके बाद है मॉडलिंग। में भी ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति स्वयं एक आक्रामक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है। लड़के पुरुष को और लड़कियां महिलाओं को मॉडल के रूप में चुनती हैं। मॉडलिंग, मॉडलिंग का मतलब क्या बताया गया यहाँ पर, प्रतिरूपण। प्रतिरूपण यानी कि ये भी हमारी आकस्मिकता हो, यानी कि एक लड़का है, अगर वह अपने पापा को देख रहा है अग्रेसिव होते हुए, तो उसके अंदर भी क्या हो, उस बिहेवियर को अपना लेता है और आगे बड़ा होकर वो भी वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। अटैक, अटैक में क्या है, कई बार प्रत्यक्ष रूप से उकसाए जाने पर आक्रामकता पैदा होती है। आक्रामकता ही यानी कि अग्रेसिव ही अग्रेसिव को उत्पन्न करता है। मान लीजिए किसी कोई भी अटैक हो गया है, तो अटैक की सिचुएशन में भी क्या, भाई उसमें तो हमारा अग्रेसिव होना बनता है, ठीक है। अगर सामने वाला आपको कुछ कह रहा है तो क्या है, आप भी क्या है, अपने उसमें उसके ऊपर अटैक करोगे। उसके बाद क्या है, टेम्परेचर एंड नॉइस, तापमान और शोर, ये भी क्या है, आपके अंदर अग्रेसिवनेस को बढ़ाते हैं। तापमान में वृद्धि से स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस से अग्रेशन बढ़ता है, ठीक है। तो ये था अग्रेशन का आपका टॉपिक, समझ में आ गया। आगे बात आती है बुलिंग की। दबंगता का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए और पूर्व बाल्यावस्था से किशोरावस्था के संबंध में इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। बुलिंग क्या होती है, देखो बेटा, सिंपल सी भाषा में देखा जाए तो बुलिंग ये होती है कि जो बच्चे थोड़े से हट्टे कट्टे होते हैं वह अपने से
उन बच्चों, मान लीजिए आप क्लास में देखते हो कुछ नालायक बच्चे दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं, उनको मजा आता है दूसरे बच्चों को परेशान करने में, यही क्या कहलाती है? बुलिंग कहलाती है, दबंगता कहलाती है। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप दूसरे व्यक्ति को तंग करते हो। ठीक है, इस प्रक्रिया के मूल में अग्रेशन की भावना शामिल होती है। इस प्रोसेस में बड़े और शक्तिशाली जो बालक होते हैं वे छोटे बच्चों को क्या करते हैं? परेशान करते हैं। छोटे व कमजोर बालकों को फिजिकली उत्पीड़न करने का प्रयास करते हैं, जैसे टोपी उतार देना, चलते चलते टांग मार देना, कपड़े खींच देना। तो ये सारी चीजें किसके अंदर पाई जाती है? बुलिंग। बुलिंग का मतलब अगर हिंदी मीनिंग देखें तो दोष जमाना। ठीक है, दूसरे के ऊपर जब हम दोष जमाते हैं तो वो क्या कहलाती है? आपकी बुलिंग कहलाती है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग उसमें क्या बताया गया है? अर्ली चाइल्डहुड में बुलिंग क्या होती है, लेट चाइल्डहुड में और एडोलसेंस में, सबके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उमा शंकर एक बार पढ़ दो बेटा, अर्ली चाइल्डहुड वाला पैराग्राफ पढ़ दो, फिर समझाती हूँ। ओके मैम। एक मिनट। करिए बेटा स्टार्ट। अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था में दबंगत। पूर्व बाल्यावस्था में यदि खेलने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनमें आक्रामक प्रवृत्ति का पूर्णतः विकास हो जाता है। खेल की क्रियाओं से बालक की नित्य विकसित होती रहने वाली सामाजिकता का पता चलता है। अतः पूर्व बाल्यावस्था में बालकों के भीतर खेल तथा मनोरंजन का बहुमूल्य दिखाई पड़ना स्वाभाविक है। खेल पर ही बालक के अनेक शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास निर्भर करता है, लेकिन बालक इनके महत्व को छोटा बच्चा होने के कारण समझ नहीं पाता। इस अवस्था में बालक अपने सम्मान की रक्षा के प्रति भी सहज हो उठता है। अतः खेल खेल में झगड़ा और मारपीट होना एक स्वाभाविक घटना है। वास्तव में प्रत्येक बालक अन्य बालकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। जो उसके निर्देशों और सुझावों को स्वीकार नहीं करता वह उसके क्रोध और घृणा का पात्र बन जाता है और उसका वह डटकर विरोध करने लगता है। अतः प्रभुत्व और आक्रमणकर्ता दोनों परस्पर संबंधित होते हैं। इसीलिए प्रभुत्व प्रेमी बालकों में द्वंद्व और आक्रमणकर्ता की भावनाएं देखने को मिलती है। परंतु जहां इस अवस्था में द्वंद्व, स्पर्धा और आक्रामकता की भावनाएं कार्य करती है, वहीं उसके भीतर सहयोग और सहानुभूति के भाव भी जागृत हो जाते हैं। सामाजिक जीवन का आनंद सहानुभूति और परस्पर सहयोग से कार्य करने में ही मिलती है। सामाजिक विकास के इस क्रम में बालकों में कुछ दुर्गुण भी पनपने लगते हैं, जैसे चिढ़ाना, धौंस दिखाना, झूठ बोलना, चोरी करना इत्यादि। ऐसे आचरण समाज विरोधी आचरण कहे जाते हैं। 5-6 वर्ष के बालक अपने छोटों को ही नहीं, कभी कभी वे अपने से बड़ों को भी चिढ़ाने या तंग करने लगते हैं। ऐसा करने में उन्हें आनंद आता है। पूर्व बाल्यावस्था में लड़के और लड़कियां एक नया महत्वपूर्ण कार्य करना सीखते हैं और सुखद भावनाओं को समाज द्वारा स्वीकृत तरीके से अभिव्यक्त करना। ये भावनाएं आक्रमण व्यवहार के रूप में व्यक्त की जाती है। आक्रामक व्यवहार लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक होता है। यह उत्तर बाल्यावस्था की अपेक्षा पूर्व बाल्यावस्था में अधिक होता है। पूर्व बाल्यावस्था में लगभग सभी बालकों का व्यवहार कुछ न कुछ मात्रा में आक्रामक होती है। लगभग 5 वर्ष की अवस्था तक आक्रामकता का व्यवहार चरम सीमा तक पहुंच जाता है। इसके बाद इस व्यवहार की तीव्रता और आवृत्ति दोनों कम होने लगती है। आक्रामक व्यवहार बालकों में विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे माता पिता का तिरस्कारपूर्ण व्यवहार, ईर्ष्या, बालक की गलतियों के लिए उन्हें सजा देना या मारपीट करना, पारिवारिक तनाव के कारण बालक में उत्पन्न संवेगात्मक तनाव, उसके
आवश्यक लक्ष्य में बाधा, अधिक ध्यान आकर्षित करने की इच्छा। एक मिनट में। इन आयु वर्ग में जब कोई बच्चा आक्रमणकर्ता का व्यवहार दिखाता है तो वह अपने हाथ पैर पटकता है। जिस व्यक्ति के प्रति आक्रामक का व्यवहार अपनाता है उसे मार पीट सकता है। लगभग 5 वर्ष की आयु से उसका आक्रामकता संबंधी व्यवहार अप्रत्यक्ष की अपेक्षा अप्रत्यक्ष होता है जाता है। आमतौर पर बच्चा आक्रमण कर व्यवहार पर परिचितों के प्रति ही प्रदर्शित करता है। बेटा क्या समझ में आया इसमें? अर्ली चाइल्डहुड में बुलिंग का आप कैसे बताओगे कि बच्चा खेलते खेलते लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, मारपीट शुरू कर देता है, ठीक है, ठीक है, ये तरीका हो सकता है। दूसरा क्या है, बच्चा चिढ़ाता है, हो जमाता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कभी कभी वह अपने छोटों को परेशान करता है और चिढ़ा कर क्या है कभी कभी बड़ों को भी परेशान करता है। तो ये होता है अर्ली चाइल्डहुड के दौरान बुलिंग वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे और कुछ भी इसमें बिहेवियर को शामिल किया, जैसे अपने मम्मी पापा की बात ना मानना, अपने भाई बहन से ईर्ष्या करना, ठीक है, बालक की गलतियों के लिए उसे सजा देना, मारपीट करना, किसी बच्चे ने और मिस्टेक कर दी तो उसको पीट के आ गया घर पे, ठीक है। इसमें क्या है, आवश्यक लक्ष्य में बाधा, ध्यान आकर्षित करने, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता, मारपीट करके, तो भी ये उसमें आ गया। इसमें क्या है, बच्चा अगर और भी छोटा बच्चा तो उसमें क्या है, ये देखते हैं कि हाथ बच्चा जब बुलिंग दिखाता है तो हाथ पैर पटकना शुरू कर देता है, अपना बिहेवियर में क्या है वो मारपीट वाली चीजें दिखाता है, ठीक है। डायरेक्ट रूप से इसमें क्या होता है, जब लगभग 5 साल का होता है बच्चा तो अग्रेसिवनेस संबंधी बिहेवियर डायरेक्ट की अपेक्षा इनडायरेक्ट होता है। आमतौर पर बच्चों का व्यवहार परिचितों के प्रति प्रदर्शित करता है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में क्या करता है बच्चा, अपने पेरेंट्स के प्रति ही क्या करता है या जिनको वह जानता है उनके सामने ही क्या है नाटक करता है, और वहीं पे क्या है हाथ पैर पटकने लग जाता है। जैसे बच्चा क्या है, बच्चे को ये नहीं मिलता ना, कई बार उनको जो टॉयज वो चाहते वो नहीं मिलते, तब वह ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता है, या फिर किसी से आपस में जब है ईर्ष्या करता है अपने भाई बहन से तब, ठीक है। तो ये बताया गया है। उसके बाद बात आती है लेट चाइल्डहुड की, पढ़ना बेटा। एक मिनट। लेट चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में दबंगता। पूर्व बाल्यावस्था में जिन सामाजिक गुणों का विकास होता है उत्तर बाल्यावस्था में भी उन्हीं गुणों का विकास होता है। अतः यह नहीं समझना चाहिए कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक अपनी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताओं से वंचित हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक की सामाजिकता बहुत व्यापक रूप धारण कर लेती है। अब वह घर के संकुचित वातावरण से निकलकर सामूहिक जीवन का प्रेमी बन जाता है। समूह भक्ति इस काल की प्रमुख विशेषता समझी जाती है। यह अवस्था लगभग 7 से 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वो परस्पर सहयोग के साथ करता है। पूर्व बालावस्था में प्रायः बालक अलग अलग खेल की प्रवृत्ति दिखाते हैं, परंतु उत्तर बालावस्था में सामूहिक खेल का विकास होता है। परस्पर सहयोग की भावना बढ़ जाने से बालकों के भीतर सुरक्षा का भाव सुदृढ़ हो जाता है। समूह में अधिकांश समय व्यतीत करने के कारण ही बालक में सहानुभूति और परस्पर प्रेम की भावना विकसित होती है। इस अवस्था में बालक का शरीर, मानसिक, तथ्यात्मक और भाषा आदि का विकास काफी कुछ हो जाने के कारण बच्चा खेल की ओर अधिक उन्मुख हो जाता है। वह अपनी इच्छाओं और विचारों को भाषा के द्वारा विधिवत ढंग से व्यक्त कर सकता है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था गैंग आयु कहलाती है। इस अवधि में बालक किसी साथी समूह का सदस्य बन जाता है। इन गैंग आयु का सामूहिकता की अवस्था में बालक अपने निजी उद्देश्यों के लिए प्रतियोगिता और स्पर्धा करता है। प्रत्येक बालक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहता है।
देखो बेटा, लेट चाइल्डहुड में कैसे इन्होंने डिफाइन किया है बुलिंग को। उन्होंने क्या है, कुछ देखो, बुलिंग के कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी गुण हैं, वो पहले ही उनके अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप हो चुके होते हैं। इसमें बच्चा कैसे दिखाता है ग्रुप लॉयल्टी। इसमें बच्चे की अवस्था 7 से 12 साल की बच्चा हो जाता है। यहाँ पर बच्चे को फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, कोऑपरेशन की भावना भी उसके मन में आ जाती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ उसकी जो फिजिकली, मेंटली, मोटर और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी हद तक हो चुकी होती है। अपनी इच्छाओं और विचारों पर भाषा के द्वारा इसमें क्या है, विधिवत ढंग से व्यक्त कर सकता है। जब 6 से 10, तो इसको क्या बोला जाता है, गैंग एज बोला जाता है। और बच्चे क्या है, एक पीयर ग्रुप का सदस्य बन जाते हैं, और उनकी गैंग के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वही ऑब्जेक्टिव सब बच्चों के होने लग जाते हैं। और आपस में क्या है, मान लीजिए गैंग, अगर आपकी क्लास में भी गैंग बन जाती है, तो बच्चे क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में वो रहते हैं। उसके बाद बात आती है एडोलसेंस की, ठीक है। किशोरावस्था में दबंगता। किशोरावस्था लगभग 13-14 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था में होती है। इस अवस्था में किशोर छोटे सामाजिक समूहों के सदस्य भी बनते हैं, जिन्हें क्लिक कहा जाता है। इन समूहों में 3-4 मित्र समान रुचि वाले होते हैं। किशोरावस्था में बालक गैंग के सदस्य भी बनते हैं, अथवा कुछ किशोर मिलकर एक गैंग का निर्माण करते हैं। गैंग में अधिकतर वे सदस्य होते हैं जो स्कूल में कुसंयोजन होते हैं। ये एक ही कक्षा या स्कूल के छात्र होते हैं। गैंग में अधिकतर एक ही सेक्स के सदस्य होते हैं। ये गैंग समाज विरोधी व्यवहारों को करते हैं। ये उनसे बदला भी लेते हैं जिनसे जिनसे इनकी नहीं बनती, या जो उनको स्वीकार नहीं करते। गैंग में बदले की भावना अधिक होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ इनका झगड़ा भी कम होता है तथा इनका सामाजिक संयोजन बढ़ता चला जाता है। इस अवस्था के अंत तक अधिकांश किशोर गैंग छोड़ देते हैं। इनके क्लिक भी टूटने लगते हैं। देखो बेटा, एडोलसेंस में भी क्या है, बुलिंगनेस की वो होती है। इसमें बच्चे क्या होते हैं, उनके क्लिक्स, इसमें जो भी बच्चे एक दूसरे आपस में, तो उनको क्लिक्स बोला जाता है, ठीक है। क्लिक्स जो उसके साथ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 3-4 मित्र, इसमें क्या है, फ्रेंड वही बच्चे बनते हैं जिनके आपस में इंटरेस्ट सेम होता है, ठीक है। बालक गैंग के सदस्य भी होते हैं। और इसमें क्या होता है, अधिकतर बच्चों के अंदर कुसंयोजन, मल एडजस्टमेंट की सिचुएशन उनके अंदर आ जाती है। जो एक ही कक्षा स्कूल के बच्चे होते हैं, अधिकतर एक ही जेंडर के सदस्य होते हैं, और ये क्या होते हैं, समाज विरोधी बिहेवियर ये शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे किसी से बदला लेना, किसी से इनकी नहीं बनती है तो उसके साथ मारपीट, झगड़ा करना, ठीक है। आयु के साथ साथ इनका झगड़ा कम हो जाता है और इनका सामाजिक एडजस्टमेंट बढ़ता चला जाता है, ठीक है। जब ये सोशल एडजस्टेड नहीं होते तब ये ऐसे काम करते हैं। इसमें अधिकांश किशोर गैंग छोड़ देते हैं और अपने उनके क्लिक्स जो उन्होंने बना रखे थे, जो ग्रुप उन्होंने बना रखे थे, वो भी टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बुलिंग वाला टॉपिक। उसके बाद आते हैं आपके सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिफरेंस इन सोशलाइजेशन, लर्निंग एंड बिहेवियर डिफिकल्टीज, इम्प्लीकेशंस फॉर इंक्लूजन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, समाजीकरण में सामाजिक भिन्नताओं की व्याख्या। सोशल क्या क्या डिफरेंस है, सोशलाइजेशन की प्रोसेस में सोशल क्या क्या डिफरेंस हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। ये खुद पढ़ोगे। उसके बाद है आर्थिक भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। ये भी खुद पढ़ोगे क्योंकि पहले ये टॉपिक हो चुके हैं, सेम है। कल्चर शब्द क्या है, कल्चर किस प्रकार व्यक्ति को प्रभावित करता है, ये भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से ये भी क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो। कल्चर क्या होता है हमारा और किस प्रकार कल्चर का एक व्यक्ति को प्रभावित करता है, ठीक है। एक है आपके लर्निंग कठिनाइयों पर टिप्पणी, लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है, मुझे ये बताओ। 1, 2, 3, 4 ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से तुम्हारे हो चुके हैं या नहीं हो चुके, एक बार बता दीजिए मुझे। कर लोगे या नहीं? इसमें हो चुका है।
है ना? देखो समाजीकरण में समाज की क्या-क्या भिन्नताएँ हैं उनके बारे में, क्योंकि समाज हमारा अलग है, कोई किसी कल्चर वाले में तो आप कल्चर के बारे में, कोई किसी कल्चर से आ रहा है, कोई किसी धर्म से आ रहा है। अब आप देखते हो साउथ इंडियन का अलग कल्चर है, हमारा नॉर्थ इंडियंस का अलग कल्चर है, तो उस कल्चर के कारण भी क्या है डिफरेंसेस उत्पन्न हो रहे हैं, जिसका हमारे समाज के ऊपर, हमारे समाजीकरण के ऊपर क्या है प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे ही क्या है हमारे सामाजिक भिन्नताओं का वर्णन यहाँ पे करना है कि जब समाज में क्या है, जब मनुष्य क्या है समाज में रहता है, जब वह समाज से व्यवहार वगैरह सीखता है, तो उसको समाजीकरण कहते हैं। तो समाजीकरण पर समाज की भिन्नताओं की व्याख्या कीजिए। तो हमारे जो समाजीकरण की प्रोसेस है, उसके ऊपर हमारे समाज का प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसे ही आर्थिक भिन्नताओं का भी हमारे समाजीकरण पर तुमने पढ़ा था कि एक बच्चा जब एक अमीर फैमिली का होता है और एक गरीब फैमिली का होता है, तो उसके समाजीकरण में क्या, उसके सोशलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। ये वाला टॉपिक आपने पढ़ा था, तो वहाँ से इंस्पायर होके यहाँ पे आपको 2-4 पॉइंट या पैराग्राफ में जिसमें भी आप करना चाहते हो, कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद कल्चर वाला भी आपने पढ़ रखा है कि हम अलग-अलग संस्कृति से आते हैं, हमारे संस्कार, हमारे जो चीज़ें ये हमारी संस्कृति के अंदर होते हैं, और संस्कृति का भी एक व्यक्ति के इच्छाओं पर, उसकी सामाजिक प्रेरणा पर, उसके एटीट्यूड पर, विचारों पर, आदर्शों पर, जीवन वैल्यूज़ पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। वह अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग ही बिहेवियर करता है, ठीक है? उसके बाद जो टॉपिक आएगा आपका, वो आएगा आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज पर टिप्पणी। लर्निंग डिसेबिलिटीज का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को सीखने में कोई कठिनाई आती है। लर्निंग अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना। जब व्यक्ति को सीखने में कठिनाई आती है, तो इसको हम बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम कठिनाइयाँ, ठीक है? अधिगम कठिनाइयाँ संबंधी, इनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ जो बालक व्यवहारात्मक सामाजिक कठिनाइयों से ग्रस्त होता है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब जिस बच्चे को सीखने में कोई दिक्कत आती है, वो सीखने में दिक्कत उसके सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, उसके इमोशन भी हो सकते हैं, या उसका बिहेवियर भी हो सकता है जो उसको सीखने में बाधा डाल रहे हैं, उसी को हम क्या है लर्निंग कठिनाई बोलते हैं। जैसे इसमें क्या है कुछ कठिनाइयों के बारे में बताया गया है कि कौन-कौन सी कठिनाइयाँ हैं। सबसे पहली कठिनाई बताया गई कि बालक को विश्वास को जितने कड़ा संग वे अपने साथियों पर, एक तो क्या होता है बच्चे के अंदर इस पॉइंट को ना लेके तुम अपनी तरफ से भी पॉइंट बना सकते हो। लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी वो डिसेबिलिटी जिसके कारण बच्चा सीख नहीं पाता। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, तो वह क्या है ढंग से क्लास में सुन नहीं पाएगा तो वह सीख नहीं पाएगा। ऐसे ही क्या है किसी को बोलने में दिक्कत आ रही है, कोई हकला रहा है, तुतला रहा है, तो क्या करेगा, जो बच्चा तुतला रहा है ना, वो जब लिखता है ना, तो वो उन चीज़ों को वही लिखता है जो वह बोलता है, ठीक है? तो ये भी क्या है एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। आगे क्या है, कुछ बच्चे क्या है किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं या स्वस्थ नहीं रह पाते, लंबे समय तक क्या हो जाते हैं वो बीमार हो जाते हैं, तो भी वो क्या पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, तो ये भी क्या है एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है? उसके बाद क्या है टू वे रूप से समझे क्लास के अंदर एक्टिविटीज जो होती है, कई बच्चों के क्या होते हैं अग्रेसिव नेचर होता है, वो क्या कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अब ध्यान नहीं दे पाते, ध्यान नहीं देंगे तो लर्निंग में कठिनाई आएंगी, ठीक है? तो ये जो लर्निंग की डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, डिसेबिलिटी नहीं सॉरी डिफिकल्टीज, इनको आप खुद लिखोगे कि हमारे सामने सीखने में क्या क्या कठिनाई आ सकती हैं, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक, इम्प्लीकेशन फॉर इंक्लूजन, समावेशन हेतु निहितार्थ, या समावेशन में इम्प्लीकेशन फॉर इंक्लूजन। समावेशन, इसमें देखो भाई कौन कौन से शामिल हैं, सजेशन, सोशल अप्रूवल, स्पोर्ट्स। देखो बेटा समावेशन का मतलब होता है जब हम मिलकर कोई काम करते हैं, इंक्लूजन का मतलब होता है जब हम मिलकर कोई काम करते हैं। इसमें आपके क्या है नॉर्मल बच्चे भी आ जाते हैं और अब नॉर्मल बच्चे भी, जब सामान्य बच्चे असामान्य बच्चों के साथ मिलकर कोई भी पढ़ाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, समावेशन कहलाता है, ठीक है? अब समावेशन कैसे कैसे कर सकते हैं हम, मिलजुल कर रहना। समावेशन का अगर सिंपल सा वर्ड देखें तो अर्थ देखें तो मिलजुल कर रहना। तो क्या है सजेशन के जरिए, सामाजिक अप्रूवल के जरिए, स्पोर्ट्स के जरिए भी समावेशन होता है। आपका कोई कंपटीशन होता है तब भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी व्यक्ति के ऊपर आ जाती है तब भी, प्रीजस्टिस एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद है जेंडर,
एंटागोनिज्म, ठीक है। उसके बाद है सोशल इनसाइट। तो ये कुछ पॉइंट है जो समावेशन में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। सबसे पहले बात आती है सजेस्टेबिलिटी की, ठीक है। सजेस्टेबिलिटी यानी कि सुझाव ग्रहणशीलता। जब चाइल्डहुड में बच्चे को सुझाव दिया जाता है तो ग्रहणशीलता सर्वाधिक पाई जाती है। बचपन में तो बच्चे सुन लेंगे, 7-8 वर्ष का जैसे जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके अंदर क्या है, विपरीत सुझाव ग्रहणशीलता पाई जाती है। यानी कि बालक अब सुझाव लेंगे नहीं, वो देंगे आपको, ठीक है। तो बालक में अपने साथी समूह के प्रति तो सुझाव ग्रहणशीलता पाई जाती है और बाकी सबके प्रति विपरीत सुझाव ग्रहणशीलता। सजेशन कोई भी देना है तो इंक्लूसिव में क्या है, तो सजेशन वाले। स्टार्टिंग में तो बच्चे क्या है, माँ बाप की सुनते हैं, उनके सजेशन को, उनके सुझाव को मानते हैं। थोड़े से बड़े होते ही, जैसे ही आपकी चाइल्डहुड एज में ही बच्चा क्या है, विपरीत क्या है, सुझाव देने लग जाता है। माँ बाप ने उसको सुझाव दिए तो वह उल्टा ही मम्मी पापा को भी बोलने लग जाता है। उसके बाद है सोशल अप्रूवल। प्रत्येक बालक दूसरे बालक का अपने खेल, बिहेवियर, कपड़े और अपनी भाषा आदि के संबंध में क्या करता है, अप्रूवल प्राप्त करना चाहता है। यानी कि हर एक व्यक्ति क्या है, सोशल अप्रूवल चाहता है। सोशल अप्रूवल का मतलब, अब आप कहीं जा रहे हो तो आपके मन में ये कि लोग मुझे नोटिस करें, ठीक है, मुझे देखे, पहचाने मैं कौन हूँ, मेरे नाम से मुझे जाने, मेरी एक पहचान हो। तो ये होता है सोशल अप्रूवल। खेल, खेल में क्या है, जब बच्चा किसी गेम में हो जाता है तो बालक घर से प्रारंभ, खेलना भी क्या बच्चा घर से प्रारंभ करता है। सामूहिक जीवन की देन है। अच्छे खिलाड़ियों के लिए यह जरूरी होता है कि वे उदार हो और उदारता सभी एटीट्यूड में होनी आवश्यक है। बालक के सामाजिक विकास उतना ही अच्छा होगा जितना कि बालक अच्छा खिलाड़ी होगा। अब देखो भाई, खेल भी क्या है, समावेशन में हेल्प करता है, हमारे सोशलाइजेशन में हेल्प करता है। आप खेलते हो, आप मान लीजिए पहले तो क्या आप अलग अलग, जब आप ब्लॉक लेवल पे खेलते हो तो एक ही जगह के अलग अलग स्कूलों के बच्चे वहाँ पे आते हैं। जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट क्या है, गांव के बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं। जब आप नेशनल लेवल पे चले जा रहे हो तो आप अलग अलग स्टेट के बच्चों से मिलते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, उनका सोशलाइजेशन होता है। इस प्रकार स्पोर्ट भी है बच्चे के क्या है, समावेशन में, यानी कि मिलजुल कर रहने वाली भावना में हेल्प करते हैं। आगे कोई कॉम्पिटिशन, राइवलरी एंड कॉम्पिटिशन। अवस्था में बालक के अपने निजी उद्देश्यों के लिए उपयोगिता और प्रतिस्पर्धा करता है और समूह में हर बालक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, ठीक है। स्पर्धा और कंपटीशन, कंपटीशन और स्पर्धा भी क्या है, बच्चे के अंदर। साउंड प्रॉब्लम बेटा पूछ लो बाकी बच्चों से। बेटा मेरी क्लियर है आवाज या नहीं? क्लियर है, ठीक। तो फिर उमा शंकर, हो सकता है आपके नेटवर्क में एरर आ रखी हो, ठीक है। जब बच्चा किसी कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करता है तो क्या करता है, वहां से भी वो बहुत चीजों को क्या करता है, सीखता है एक दूसरे से। जिसे फर्स्ट आना है उसको एक दूसरे की होड़ लगाता है, समर्थन भी करता है, स्वीकार भी करता है। मान लीजिए कंपटीशन अगर एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ है तो एक ग्रुप के बच्चों के अंदर आपस में एक दूसरे के कि हमें ही फर्स्ट आना, तो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन की भावना वहां पे पैदा होती है बच्चे के अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटा बालक माता पिता पर डिपेंड होता है परंतु लैंग्वेज के डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट के साथ साथ यानी कि जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगी, मोटर डेवलप बड़ा होने लगा तो बच्चा क्या, उसकी डिपेंडेंस अपने पेरेंट्स के ऊपर कम होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, बच्चा बड़ा होता है तो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को क्या है, क्या सिखाती है, सोशलाइजेशन सिखाती है। आगे है पक्षपात और सामाजिक विभेदीकरण। बच्चा जब क्या है, डिफरेंट साथी समूह का सदस्य बनता है तो वह सामाजिक विभेदीकरण की, बच्चों में क्या है, डिफरेंस करना भी या डिस्क्रिमिनेशन करना भी वह सीख जाता है, ठीक है। दूसरे समूह के बच्चों को हीन समझते हैं, यानी कि एक ग्रुप है दूसरे ग्रुप को क्या है, अपने ग्रुप को सुपीरियर समझता है और दूसरों को क्या है, हीन भावना से देखता है। तो यहाँ पर क्या है, बालक के अंदर पक्षपात की भावना का भी विकास होता है, एटीट्यूड भी बनते हैं उसके, सामाजिक डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन भी वह सीखता है। तो ये सारे सोशलाइजेशन के फैक्टर बताए गए हैं। उसके बाद क्या बताया गया है आपका, जेंडर वाला, जेंडर विरोधी भाव,
जब आपकी चाइल्डहुड होती है उसी के दौरान लड़के और लड़कियों में क्या है एडजस्टमेंट होती है, वे आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं। स्टडी में ये बताया गया है कि बालकों में डिफरेंट जेंडर में बालकों की क्रियाओं के प्रति तीव्रता पाई गई है। कुछ लड़कियां लड़कों की क्रियाओं को पसंद करती है, कुछ लड़के लड़कियों की क्रियाओं को पसंद कामों को पसंद करते हैं। तो यह प्रवृत्ति वयसंधि अवस्था तक अधिक डायरेक्ट हो जाती है। उसके बाद लगभग 5-6 वर्ष की अवस्था में लड़के लड़कियों में कुछ विरोधी भाव, यानी कि इसमें बताया गया है भाई जो हमारी विरोधी भाव है उसमें भी क्या है, स्टार्टिंग में तो बच्चे क्या है आपस में साथ में खेलते हैं, जैसे जैसे उनको समझ में आता है वो अपने अपने अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर क्या है उस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इमोशंस उनके अंदर डेवलप होते हैं और उन्हीं इमोशंस के आधार पर उन बच्चों का क्या होता है समाजीकरण, समाज की चीजों को वो सीखते हैं। उसके बाद है सोशल इंसाइट, सामाजिक सूझ का अर्थ है सामाजिक ऐसी सिचुएशन को समझना। बच्चे का क्या है प्रत्यक्षीकरण, उसका क्या है एक पर्सपेक्टिव बने, चीजों को समझने का एक नजरिया क्रिएट हो, ठीक है। चीजों को समझेगा ये कैसा है, ये सही है। परसेप्शन का मतलब, सोशल इंसाइट का मतलब है बच्चे को जब ये पता लग जाए कि समाज में क्या उसके लिए सही है क्या उसके लिए गलत है, ठीक है। तो ये था आपका टोटल पूरा सिलेबस। मुझे बताइए समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो आज बेटा आपका सिलेबस हो गया है कंप्लीट, ठीक है। एक बार 5 मिनट का तुम लोगों को मैं टाइम दे रही हूँ, चेक कर लीजिए अगर कोई पॉइंट रह गया है तो, ठीक है। कोई पॉइंट रह गया है तो आप मुझे बता सकते हो, और अगर नहीं रहा है तो फिर मैं क्लास को वो कर दूंगी, ठीक है। तो आप 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको, आप एक बार चेक कर लो कोई पॉइंट रह तो नहीं गया है, ठीक है। नमस्ते सर। हाँ जी, देखो ये क्वेश्चंस का टेस्ट होना है आपका। मैम इंग्लिश मीडियम में डलवा दो। बेटा देखो इंग्लिश मीडियम में आप खुद लिख लो, साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू मेथड, ठीक है। इंटरव्यू मेथड वाला टॉपिक लिखो आप एक बार। ये बेटा फर्स्ट यूनिट वाले हैं आपके, फर्स्ट यूनिट में ठीक है मैम। आपका जो लास्ट वाला टॉपिक है ना, सिलेबस पे चले जाओ आप एक बार। ठीक है मैम, मैं देख लूंगी फिर। देखो सिलेबस में आप एक बार निशान लगा लो, एक तो इंटरव्यू मेथड वाला है, एक आपका क्लिनिकली मेथड वाला के ऊपर है क्वेश्चन, एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होते हैं, फिर सेकंड यूनिट का देखता है मैच्योरिटी क्या होती है, ठीक है। एक है ये सेफिलोकैडवन मस्तिष्क का दोमुखी विकास क्या होता है, जिसमें मेन हमारे सिर का विकास पहले होता है। एक है आपकी मोटर डेवलपमेंट और फाइन डेवलपमेंट, मोटर स्किल डेवलप वो वाला टॉपिक था ना जो वो वाला है, फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल्स। ओके देखो इंग्लिश में लिख दिया है उन्होंने, मिल गया लक्ष्मी? यस मैम। ठीक है, कर लूंगी बेटा टेस्ट, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, अपने अकॉर्डिंग बोलूंगी मैं कौन सा भी बोल सकती हूँ। मैं एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लूं। ओके बेटे, अब आप ना क्लास लीव कर सकते हो। थैंक यू माँ शंकर, थैंक मैम यू बेटे। 6 का 6 क्वेश्चन, क्या बोल वेलकम रहे मैम। मैम 6 का 6 क्वेश्चन करना होगा या आप डिवाइड कीजिएगा क्वेश्चंस को? नहीं 6 नहीं बोलूंगी, कोई भी 3 या 4, अगर 8-8 नंबर के बोलूंगी तो ओनली 3 बोलूंगी, ठीक है। यस मैम। हाँ मतलब, और छोटे बोल लूंगी तो फिर है कि 1-2 और एक्स्ट्रा कर दूंगी, फिर ऐसा करूंगी 8-8 नंबर के 2 बोल लूंगी और 2-2 नंबर के 3 करके दे दूंगी, या फिर एनी 3 दे दूंगी इनमें ये से, सही रहेगा, यही सही रहेगा, है ये ना। सही रहेगा। एनी 3 क्वेश्चन यस आपको मैम दे दूंगी। हाँ जी सिद्धि। मैम इसी में से दीजिएगा, क्योंकि मैम मेरे को ना फीवर और हेडेक भी है, तो मैम मैं ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगी, नहीं तो बेटा मैम जो मैंने इससे अभी बाहर बोले मत ना, दीजिएगा। नहीं बाहर नहीं दूंगी, जो मैंने क्वेश्चन बोले ना आपके, इन्हीं में से एनी 3 क्वेश्चन आपको मैं बोल दूंगी। यस मैम, क्योंकि मैम मेरे को फीवर और हेडेक दोनों है। ठीक है, 6 क्वेश्चन इनमें से कोई 3 आप कर देना कल, ठीक है। ओके मैम, थैंक तुम्हारी यू मैम। चॉइस है, ओके।
चलो ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं। अरे जी, बालक हो गए, छोरा पांचवी में हो गया, छोरी दूसरी में होगी, बेटी सेकंड आई है, मेरे बेटा थर्ड आया।